नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शो में इस वक्त की हर छोटी बड़ी खबर होगी, लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं कुछ अहम खबरों की झलकियां। पीपीई किट की बात करेंगे, जिसके नाम पर कैसे हो रहा है फर्जीवाड़ा, ये आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन पीपीई किट में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा लांघ रहे लोग, ये भी इस बुलेटिन में होगा। पत्रकार के सवाल पर क्यों भड़के डोनाल्ड ट्रंप, और आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे देखें 100 शहर 100 खबर। तो देश में कोरोना के आंकड़ों का ताजा अपडेट आपको देते हैं। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 18,601 हो गया है। तो रोज हम आपको अपडेट दिखाते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े जारी करता है वो आपके सामने पेश करते हैं। 7वां दिन लॉकडाउन पार्ट 2 का, और ऐसे में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14,759 और साथ ही 590 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 590 लोग मारे जा चुके हैं। 3,252 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि 18,000 के पार पहुंच गई है मरीजों की तादाद। 252 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना के खतरे के चलते केंद्र के दफ्तरों की कैंटीन बंद कर दी गई। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या कह रहे हैं आंकड़े। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 18,601 पहुंच गया है कुल संक्रमितों का आंकड़ा, जिसमें 3,252 लोग ठीक हुए हैं। वहीं अगर मौतें, कुल कितने लोग मारे गए हैं उसका आंकड़ा पहुंच गया है 590। तो लॉकडाउन पार्ट 2 में आज के ये ताजे आंकड़े कोरोना संक्रमित, ठीक होने वाले और मौत को लेकर। लेकिन हर रोज सुबह 8 बजे जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, और लगातार कुल मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर अब सरकार भी मुस्तैद हो गई है। साथ ही आपको दिखा देते हैं कि कैसे अब वायरस की घुसपैठ राष्ट्रपति भवन तक हो गई है। यहां के कैंपस में कोरोना पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक कैंपस में रहने वाले एक कर्मचारी के रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पीड़ित के परिवार समेत परिसर में रहने वाले 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पीड़ित महिला और परिवार पिछले दिन गांव में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उसके बाद से ही पीड़ित में लक्षण दिखाई देने लगे और जांच में वो पॉजिटिव निकली। इसके बाद से ही 125 परिवारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना ने अब देश के सबसे सुरक्षित जगह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भी दस्तक दे दी है। यहां पर काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और केस पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वो महिला कर्मचारी नहीं है राष्ट्रपति भवन की, लेकिन उसका रहना इसी प्रांगण के भीतर होता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर उस पूरे ब्लॉक के 25 घरों को सख्त तौर पर आइसोलेशन में भेजा गया है। और इसके अलावा 125 उस पूरे इलाके में जितने और भी घर हैं, रहने वाले लोग हैं, उन सबको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंप्लीट आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सावधानियां बरती जा रही हैं पूरी तौर पर। हालांकि उस पॉजिटिव केस के संपर्क में जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से आए थे उन सब के टेस्ट किए गए और उन सब की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, इसलिए ये एक राहत की बात है। हालांकि जो महिला है वो राष्ट्रपति भवन की कर्मचारी नहीं है, लेकिन इसी प्रांगण में रहती है। लेकिन पॉजिटिव केस आने के बाद जाहिर है चिंता बढ़ती है। इस बीच दिल्ली में जो ताजा दिल्ली सरकार के आंकड़े थे उसके मुताबिक जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 2081 थी, और अब ऐसे में मामला राष्ट्रपति भवन से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। सरकार पूरी हिदायत बरत रही है, जनता से अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यही एक तरीका है इस मर्ज से दूर रहने के लिए। तो ऐसे में जाहिर है तमाम एजेंसियों के लिए भी ये चिंता की बात है कि राष्ट्रपति भवन जैसे सुरक्षित जगहों के प्रांगण में भी कोरोना की दस्तक पहुंच जाना। फिलहाल दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। दिल्ली में कोरोना लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। ये ना सिर्फ अनिवार्य सुविधाएं देने वालों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने के 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
दिल्ली में रूपनगर में राशन दुकान का हेल्पर कोरोना पॉजिटिव। दुकान से जुड़े 1673 राशन कार्ड धारकों पर खतरा। न ट्रैवल हिस्ट्री न हॉटस्पॉट में गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। उत्तरी दिल्ली के रूपनगर के इस मामले के बाद राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। दिल्ली में सोमवार को 78 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 2081 पर पहुंच गई है। सोमवार को 2 लोगों की मौत हुई तो 141 लोग ठीक भी हुए। इस बीच दिल्ली के चांदनी महल पुलिस स्टेशन के 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 3 वर्दीधारी संक्रमित पाए गए थे। कुल 80 पुलिसकर्मियों की जांच की गई थी। इसी इलाके की 13 मस्जिदों से निकाले गए 52 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। घर से बाहर जाना नहीं, घर से बाहर जाना नहीं, किसी हाल में। दिल्ली में जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को गाना बजाकर शर्मिंदा किया। बाहर न जाना, अभी घर में ही रहना, घर से बाहर जाना नहीं। मधु विहार पुलिस स्टेशन में खड़े इन लोगों को पुलिस ने मधु विहार इलाके की अलग अलग गलियों में बेवजह आवारा घूमते पकड़ा। सबके अपने अपने बहाने थे, लेकिन पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा। एक एक को पकड़ा और फिर इस बस में बिठाया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन्हें थाने लेकर आई और फिर शर्मिंदा करने के बाद छोड़ दिया। उधर गुरुद्वारा बंगला साहिब में रंग बिरंगी रोशनी की गई। इसके पीछे अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे कोरोना वॉरियर्स का और अनिवार्य सेवाएं देने वालों का हौसला बढ़ाना था। दीपक डालमिया के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ाई में एक बड़ी मुश्किल आ रही है, वो है मरीजों में लक्षणों का ना मिलना। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसे 80 केसेस हैं जिसमें कोरोना के मरीज में ना तो कोई लक्षण है या फिर बहुत ही मामूली लक्षण दिखाई दे रहे हैं। न सर्दी, न खांसी, न जुकाम और न ही बुखार, फिर भी हो सकता है कोरोना। कोविड-19 की बीमारी के खौफनाक सच का ये भी एक पहलू है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो हिंदुस्तान का है, जहां इस तरह के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के करीब 80% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना के या तो कोई लक्षण नहीं होते हैं या फिर बहुत कम। सिर्फ 15% मरीज ही गंभीर स्थिति में पहुंचते हैं, जबकि 5% लोग नाजुक स्थिति में सामने आते हैं। ऐसे में ये बड़ी मुश्किल समस्या है। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। जिन लक्षणों को हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट करने की शुरुआती वजहों में से एक माना जा रहा था, आज वही लक्षण इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि शख्स को कोरोना है या नहीं। पूरी तरह से फिट नजर आ रहा व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो सकता है, जिसे ना सर्दी हो, ना जुकाम, ना बुखार और ना ही सांस लेने में परेशानी। कोरोना का यह लक्षण कितना गंभीर है, इसको आंकड़े के जरिए समझते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के शनिवार को 186 केस सामने आए, जिसमें सारे ही पॉजिटिव केस ऐसे थे जिसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। मुंबई का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां 3600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 95% ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, जबकि 5% ही मरीज ऐसे हैं जिसमें कोरोना का लक्षण पाया गया है। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है।
1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में करीब 4 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। टेस्टिंग का पहला आधार ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग और या वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिना लक्षण के मरीजों का सामने आना स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा रहा है। देश में कई मौत ऐसी भी हुई जिसमें मरने के बाद पता चला कि शख्स को कोरोना था। ऐसे में बहस इस बात पर भी छिड़ गई है कि क्या कोरोना जांच का मानक बदलना चाहिए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लव अग्रवाल ने यह माना कि 80% ऐसे मामले हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें माइल्ड लक्षण हैं। अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं कि जो 186 केस पहले आए थे वो एसिम्टोमेटिक थे। ऐसे में सरकार के कान खड़े हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक ये नहीं माना है कि हम 3rd स्टेज में एंटर कर चुके हैं। दूसरा सवाल आपसे ये कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वो संक्रमित लोगों के संपर्क में भी नहीं आए, उनमें भी लक्षण पाए गए हैं। ये तमाम चीजें अब कई आगे की जो स्थिति है उसके बारे में हमें सचेत करती है। बिल्कुल नेहा, इस तरीके से जो केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस दिल्ली में आए हैं, चाहे तुगलकाबाद का इलाका हो या जहांगीरपुरी का इलाका हो, उन इलाकों में किसी भी तरीके के सिम्टम नहीं थे। ना उनको सर्दी थी, ना खांसी थी, ना जुकाम था, उनको किसी तरीके के सिम्टम नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे लोगों के जब टेस्ट किए गए तो उनके केसेस पॉजिटिव हुए। कुछ इसी तरीके के केसेस दिल्ली से जो ट्रेवल करके गाजियाबाद में आए थे, उन लोगों के पास भी ऐसे केसेस आए, जिसकी वजह से गाजियाबाद के डीएम ने कल एक बड़ा निर्देश दिया है और उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि गाजियाबाद के अंदर दिल्ली से जो भी व्यक्ति आएगा उसकी एंट्री नहीं होगी। मैं इस वक्त गाजियाबाद और यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यूपी पुलिस है या गाजियाबाद पुलिस है वो यहां पर सख्ती कर रही है। इसका आलम यह है कि बॉर्डर के इलाके में एक भी व्यक्ति उस पार गाजियाबाद नहीं जा सकता, क्योंकि कल जिस तरीके से रिपोर्ट आई थी और डीएम की तरफ से यह कहा गया था कि 6 ऐसे केसेस मिले हैं जिन केसेस में यह कहा जा रहा है कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली में थी और दिल्ली से वो गाजियाबाद आए थे, जिसकी वजह से कल निर्देश जारी किया गया और इसके चलते हर एक बॉर्डर को सील कर दिया गया। और यही वजह है कि पूरा जो ये इलाका है यहाँ पर भारी इस वक्त जाम लग गया है, क्योंकि हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जैसा कि डीएम ने निर्देश दिया था, उन्होंने ये साफ तरीके से कहा था कि इस पूरे इलाके में दिल्ली से आने वाली किसी भी गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वही गाड़ी जाएगी जो आवश्यक सामग्री लेकर के या तो जा रही या फिर उसके पास उस तरीके का पास बनाया गया है जिला की तरफ से। तो यहाँ 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का लंबा पूरा जाम इस वक्त लग गया है, क्योंकि गहन छानबीन इस वक्त की जा रही है और अलग अलग जगहों पर एंट्री किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है। आप आगे का जो रास्ता देखेंगे उसमें साफ तरीके से इक्का दुक्का गाड़ी गाजियाबाद की तरफ जा रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर स्पष्ट है। पुलिस पूरी सख्ती इस वक्त बरत रही है और खास निर्देश जो गाजियाबाद की तरफ से दिए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अंदर एंट्री गाजियाबाद के नहीं करेगा, क्योंकि केसेस इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं और वो केस बढ़ने नहीं चाहिए। तो ये तमाम निर्देश इस वक्त दिए गए हैं और ऐसे सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से अब गाजियाबाद यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया है, ताकि दिल्ली से अगर कोई संक्रमण गाजियाबाद में फैलता है तो उसे रोका जा सके। बहरहाल बात एक बार फिर से दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की ही करेंगे, क्योंकि नोएडा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं गाजियाबाद के डीएम ने दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आने जाने पर पाबंदी लगाई। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मामले 100 तक पहुंच गए तो प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। नोएडा की सड़कों पर एक एक गाड़ी को चेक किया जाने लगा। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के साथ ही हॉटस्पॉट का संपर्क बाहर से पूरी तरह काट दिया गया। सिर्फ वही गाड़ियां अलाउड हैं यहाँ आनी जिनके पास वैलिड पास हैं। जो लोग बिना पास के बिना मतलब के बाहर निकले हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बिना चेकिंग के कोई भी गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं जा रही है। चूंकि ये गाजियाबाद का बॉर्डरिंग इलाका है, इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी सख्ती की गई है। गाजियाबाद में भी लॉकडाउन से कोई राहत नहीं दी गई है। ये
इस वजह से है क्योंकि संतोषजनक रिपोर्ट नहीं है नोएडा गाजियाबाद की। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से पुलिस अभी भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1184 हो गई है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 84 नए मरीज आए हैं। नोएडा में कोरोना पीड़ितों की तादाद 100 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही आगरा में सबसे ज्यादा 241, लखनऊ में 167 मरीज हैं। उधर गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव मामलों के बढ़ते ही जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद के बीच आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोमवार को गाजियाबाद में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या यहां 46 पर पहुंच गई। इनमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं। नोएडा में अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। चिराग, किस तरह से अब नोएडा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है ये हमने देखा, लेकिन इससे बचने के लिए किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? ट्रैफिक में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं? बॉर्डर को किस तरह से सील किया गया है, ये हमें बताइए। देखिए, बॉर्डर तो डे 1 से ही सील है और ऐसे में ट्रैफिक पर पाबंदियां हैं क्योंकि लॉकडाउन लागू है। लेकिन आज 2-3 दिन से नेहा कुछ स्थिति जो है वो डिफरेंट दिख रही है। इस हिसाब से दिख रही है कि हल्का जो ट्रैफिक है वो ज्यादा नजर आ रहा है। इस वक्त मैं आईटीओ के पास मौजूद हूँ। यहाँ भी आप देखिए जो वाहन है वो लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास थोड़ा लॉकडाउन जो है वो नजर आने लगे, यानी सुनसान होना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ जो एसेंशियल कमोडिटी से संबंधित होते हैं वो लोग दिखते हैं या फिर सरकारी अधिकारी दिखते हैं क्योंकि ऑफिस आवर जो है वो शुरू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कई ऐसे लोग भी निकलते हैं जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए, जिनको ये होता है कि वो बाहर निकलें, एक बार देखें कि क्या माहौल है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सख्ती की जरूरत है। फिलहाल लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 2000 से ज्यादा केसेस जो है हो चुके हैं, 48 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में देश भर में भी लगातार 18,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है और लगातार जिस तरह से बॉर्डर एरिया भी हमने कवर किए, वहां भी ये पता चल रहा है कि दरअसल जो गाड़ियां हैं लंबी लंबी कतारें वहां पर लग गई। इसके अलावा आजादपुर मंडी की भी अगर बात करूं तो वहां पर भी सुबह के वक्त जो हमें जानकारी मिली थी कि वहां काफी जो है वो भीड़ होने लगी थी ट्रकों की। अभी हम वहीं जाकर और स्थिति का आकलन भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको स्थिति पर दोबारा दिखाना चाहूंगा आईटीओ के पास। तमाम जानकारी के लिए आपका। चिराग गोठी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिखाई दे रहा है इस वक्त, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके छटने की संभावना है। बहरहाल अब राजस्थान का रुख करना होगा, जहां का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बना रामगंज इलाका एक बार फिर से सिरदर्द साबित हो रहा है। क्यों, ये आपको बता देते हैं, क्योंकि इस इलाके में 24 घंटे में 75 नए मरीज सामने आए हैं। उधर इंदौर में हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र से टीम भेजी गई है। ये जयपुर का रामगंज इलाका है, जहां लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस की टीम लगातार दौरा कर रही है। पिछले 24 घंटे में रामगंज में कोरोना का संक्रमण फिर से बेकाबू हो गया है। एक दिन में यहां इस महामारी के 75 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। जयपुर में जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 570 है, तो वहीं अकेले इस रामगंज इलाके के 300 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भले ही थोड़ी रियायत दी गई हो, लेकिन रामगंज में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कंप्लीट कर्फ्यू लागू है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन वॉल सिटी के अंदर पूर्णतः जिस तरीके से पहले से कर्फ्यू लागू था उसी तरीके से कंप्लीट कर्फ्यू लागू है। राशन, दूध, मिल्क, दवाइयाँ, सब्जी, जो भी चीज़ें हैं वो उनके डोर टू डोर सप्लाई की जा रही है। इस पूरे इलाके को बिल्कुल लॉक कर दिया गया है, जहां बैरिकेटिंग्स लगा दी गई है, तारबंदियां कर दी गई है चारों तरफ से, और किसी भी प्रकार से किसी भी सिटीजन को, रामगंज के निवासी को बाहर आने के लिए परमिशन नहीं है। तंग गलियों वाले इस इलाके में निर्भया कमांडो दस्ता 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहा है। हमें लोगों का सहयोग मिल रहा है काफ़ी हद तक, और जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया उसमें लोगों की जो सहयोग की भावना वो हमारे सामने हर पल रहती है। अभी तक हमारे सामने इस तरह का न तो माहौल बना है कि पुलिस का कोई विरोध वगैरह कर रहा। उधर इंदौर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले यही हैं। हालात पर काबू पाने की कोशिशों के बीच भारत सरकार की ओर से बनाया गया एक दल सोमवार को इंदौर पहुंचा। इसमें स्वास्थ्य सेवा के अलावा खाद्य विभाग के सभी अधिकारी शामिल थे। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियाँ पूरी चल रही हैं इंदौर में, उसको एक तरह से गाइड करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है देखने के लिए।
जयपुर हो या इंदौर, कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि दोनों शहरों को कोरोना मुक्त कर लिया जाएगा। इंदौर में धर्मेंद्र शर्मा के साथ देव अंकुर वधावन, जयपुर आज तक। और अब रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से 5000 की तरफ बढ़ रही है। मुंबई में ही अकेले मरीजों की संख्या 3000 को पार कर चुकी है। और इस बीच मालेगांव से एक ऐसी तस्वीर आई है जो एक बड़ा संदेश देती है। देखिए कैसे पुलिस ने जनाजा लेकर निकल रही भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। ये महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीर है, जहां लॉकडाउन के बीच मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में जनाजा लेकर सड़कों पर निकल गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ता देख पुलिस ने उन्हें रोका और कहा कि महामारी में सुरक्षित रहना है तो केवल 20 लोग जनाजे के साथ जाएं। 20 लोगों से ज्यादा मत जाइए। आप एक तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, ये छोटे छोटे बच्चे मैयत में जाते, क्यों हमारे में मैयत होती नहीं। इसके बाद लोग दूर दूर हुए और 20 से 25 लोग जनाजे के साथ आगे बढ़ गए। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की तादाद देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 466 नए केस सामने आए हैं। राज्य में जहां कुल पॉजिटिव केस 4666 हो चुके हैं, वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 3032 पर जा पहुंचा है। मुंबई में 308 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक 139 लोग वायरस से जान गंवा चुके हैं और 572 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही 75,000 रैपिड टेस्ट करेगी, जिसकी इजाजत केंद्र ने कुछ शर्तों के साथ दे दी है। वहीं धारावी जैसे कुछ इलाकों में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इन सब के बीच मुंबई से परेशान करने वाली खबर आई है। यहाँ 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। साथ ही अब इस बात की हिदायत दी जा रही है कि पत्रकार हॉटस्पॉट कोरोना मरीजों वाले अस्पताल और कंटेनमेंट जोन से दूरी बनाकर रखें। सौरभ बख्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत लगभग 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में तेल इसी कीमत पर मिल जाएगा। कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट। बोतल बंद पानी से भी सस्ता कच्चा तेल। $0.01 प्रति बैरल तक गिरी कीमत। कोरोना महामारी की कच्चे तेल पर ऐसी मार पड़ी है कि वो पानी से भी सस्ता हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते गिरते लगभग 0 तक पहुंच गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में तेल मुफ्त में मिलने लग जाएगा। दरअसल मई महीने में तेल का करार नेगेटिव हो गया है। मतलब ये कि खरीदार तेल लेने से इनकार कर रहे हैं। खरीदार कह रहे हैं कि तेल की अभी जरूरत नहीं, बाद में लेंगे, अभी अपने पास रखो। वहीं उत्पादन इतना हो गया है कि अब तेल रखने की जगह नहीं बची है। ये सब कुछ कोरोना की महामारी की वजह से हुआ है। गाड़ियों का चलना लगभग बंद है। कामकाज और कारोबार बंद होने की वजह से तेल की खपत और उसकी मांग में कमी आई है। कनाडा में तो तेल के कुछ उत्पादों की कीमत माइनस में चली गई है। सोमवार को जब बाजार खुला तो अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव $10.34 प्रति बैरल पर आ गया था, जो 1986 के बाद इसका सबसे निचला स्तर था। इसके बाद दोपहर तक ये $2 प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर आ गया और गिरते गिरते $0.01 प्रति बैरल पर जा पहुंचा। आज तक ब्यूरो। इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन जी, लगातार गिरावट और अब इस स्तर पर गिरावट पहुंच गई कि 77 पैसे प्रति बैरल अब इसके दाम पहुंच गए। लेकिन भारत के लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि कम से कम अगर 70 रुपए में यहां पर पेट्रोल बिक रहा है और अगर डीजल भी उसी भाव पर बिक रहा है जब क्रूड ऑयल के दाम कहीं ज्यादा होते थे, ऐसे में जो रिजर्व का इस्तेमाल है, यानी कि जो इस वक्त मुनाफा कमा रही है सरकार, उसको आगे की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत के लिए इसको दूसरे तरह से समझना होगा, क्योंकि WTI क्रूड भारत की परचेज बास्केट का या खरीद बास्केट का हिस्सा नहीं है। अमेरिकी बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं उसकी वजह अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में अतिरिक्त उत्पादन होना है। भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसमें बड़ा हिस्सा ओमान और दुबई के क्रूड का होता है और ब्रेंट का एक स्वीट ग्रेड क्रूड होता है जिसका जो उसका हिस्सा शामिल होता है। भारत के लिए भी कीमतें, जो इंडिया की क्रूड इंपोर्ट बास्केट है उसकी कीमतें करीब $20 पे आ गई हैं। आमतौर पर ब्रेंट इससे ऊपर होता है जिसको कि हम बेंचमार्क मानते हैं भारत के लिए, पर अकेला ब्रेंट ही नहीं है भारत की बास्केट में जो खाड़ी के 2 प्रमुख और ऑयल हैं जो उसका हिस्सा हैं। इसलिए भारत में उसकी कीमतें $20 से नीचे आ गई हैं, 19.54 के आसपास हैं। इस साल सरकार को क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बिल में काफी बड़े पैमाने पर बचत होने की संभावना है, लेकिन तात्कालिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोक्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो भारत में भी तेल की मांग बिल्कुल ठप है, बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही, बल्कि तेल कंपनियां परेशान हैं क्योंकि उनके ऊपर सब्सिडी का भी बोझ बढ़ेगा और उनके घाटे भी बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार ने कोरोना से पहले ही यह फैसला कर लिया था कि वो जब चाहे तब पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। तो ये जो गिरावट है इससे सरकार को बचत होगी, और इस समय जबकि सरकार की राजकोषीय स्थिति या घाटे बुरी हालत में है, सरकार के पास फंड्स नहीं है, तो उस समय ये जो कमी और गिरावट आ रही है, जो बचत है, वो सरकार के राजकोष का हिस्सा बनेगी, जिसके जरिए अगले कुछ महीनों के खर्चे चलाए जाएंगे। साथ ही अंशुमन जी, जिस तरह से चाइना लगातार जो कच्चा तेल है उसे होर्ड कर रहा है, वो चाह रहा है कि कम से कम कीमत में ये तेल खरीदा जाए ताकि बाद में इसे ज्यादा दाम पर बेचकर वो मुनाफा कमा सके। ये मॉडल कहां तक सही है? चीन बेचने की दृष्टि से तो नहीं खरीद रहा है, लेकिन हमेशा ये होता है कि जब कच्चे तेल की कीमतें दुनिया में गिरती हैं तो जिन देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार अच्छे होते हैं और जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना और तेल का भंडार अपने यहाँ तैयार करना एक महंगा खर्चे वाला हिस्सा है, उसमें काफी पूंजी लगती है। पर चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपने यहाँ बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व तैयार किए हैं। भारत में भी कुछ योजनाएं थी, लेकिन वो योजनाएं उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। तो चीन की कोशिश है, क्योंकि चीन दुनिया में ईंधन की और तेल की खपत करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो चीन के लिए मौका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता कच्चा तेल खरीद सके। और ये बाजार को समर्थन और मजबूती देने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि WTI में जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में टैंक्स फुल हैं। करीब 160 मिलियन बैरल तेल टैंक्स में ऑलरेडी रखा हुआ है, और इसके बाद अब कच्चे तेल कंपनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी रिग्स बंद कर दें। अमेरिका और कनाडा में कई सारी ऑयल कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन शटडाउन की पोजीशन में पहुंचा दी हैं। अगर ये तेल की कीमतें और गिरती हैं तो ओपेक कंट्रीज को और रशिया को भी अब कुछ समय के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बंद करना पड़ेगा या बहुत न्यूनतम स्तर पर लाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिन देशों के पास स्टोरेज की क्षमता है, जिनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, उनके लिए खरीदने का मौका है। बिल्कुल, और यही चाइना कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। बहरहाल बात अब बिहार की करेंगे, जहां के अररिया में एक अफसर को लॉकडाउन के बारे में बताना पुलिस के 2 जवानों पर भारी पड़ गया। अफसर ने धौंस जमाकर पुलिस वाले से सरेआम उठक बैठक करा दी। वायरल वीडियो में सफेद शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार है। जानकारी के मुताबिक अररिया के बैरगाछी चौक के पास चौकीदार गणेश दात्मा ने कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका, जिससे वो आग बबूला हो गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी भी मनोज कुमार के समर्थन में उतर गए और चौकीदार की जमकर क्लास ली। मनोज कुमार के साथ पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी चौकीदार को कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई और फिर मनोज कुमार से माफी भी मंगवाई गई। हमारे बेइज्जती न होगा, बिल्कुल सही पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी हम 12 बजे से हम लोग बीच बंद हो गई, कैसे हो गया शादी मामला? तू अभी अंदर आता जब भूरत सयाली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भूरत जी, ये बताइए कि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था चौकीदार वहां का, उस पर उससे उठक बैठक तो करवाई गई, माफी मंगवाई गई, कहां तक जायज है? ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक। मैडम, अभी ये मैटर जांच में है, आज जांच हो जाएगी, जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी कि क्या मैटर हुआ था नहीं हुआ था। आप मौके पर मौजूद थी? नहीं, मैं मौके की, ये दूसरे थाना क्षेत्र का है, हम लोग अपना दूसरे जगह पे थे। ये घटना सुबह की है और जैसी जांच हो जाएगी मैं आपको खबर कर दूंगी। आपने वीडियो देखा? बाद भी आप पता भूरत जी, आपने वीडियो देखा? जी मैडम, मैंने वीडियो देखा है और वो अभी जांच में है। और इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन मौजूद है वीडियो में?
मैडम वो सब देखा है और वो अभी जांच में है। मैं अभी आपको और कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जब तक मेरे पास जांच रिपोर्ट नहीं आती है मैं आपके सामने तथ्य नहीं रख चलिए पाऊंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धूरज जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इन्होंने वीडियो भी देखा है, इन्हें पता भी है कि वीडियो में कौन कौन मौजूद है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जांच की दुहाई दी जा रही है। कहा जा रहा है जब जांच पूरी हो जाएगी तभी इस पूरे मामले पर टिप्पणी कर पाएंगी। एसएसपी अररिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बता रही थी कि दूसरे थाना क्षेत्र का ये मामला है, लेकिन अभी ये जांच का विषय बना हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सीनियर पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं और ये लगातार इस शख्स से उठक बैठक करवा रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं, उनकी साख पर बनाई है ये बात भी उनसे कही जा रही है। सीनियर पदाधिकारी हैं। अभी 12 वर्ष से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैसे हो गया? शादी मामला तू अभी अंदर आता जब हमारे बेइज्जती न होगा। बिल्कुल सही पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। अभी 12 वर्ष से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैसे हो गया? शादी मामला तू अभी अंदर आता जब हमारे बेइज्जती न होगा। बिल्कुल सही पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है, लेकिन जब उसी जान को बचाने वालों का जहान मजाक बन जाए तो सोचना पड़ता है, क्योंकि कोरोना से जंग में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यही हो रहा है। वो खुद सुरक्षित रहें, इसके लिए सबसे जरूरी है पीपीई किट। लेकिन पीपीई किट के नाम पर जारी फर्जीवाड़े को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बैडमिंटन कवर से किट बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। पेश है ऑपरेशन पीपीई किट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस समय पूरा देश अगर किसी एक चीज की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है तो वो है पीपीई किट। पीपीई किट मतलब डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे बुनियादी पर्दा। वैश्विक महामारी है तो पूरे विश्व में इसका शॉर्टेज तो है जी, और हमारे देश में भी शॉर्टेज है। उसके बाद भी केंद्र सरकार हमने उनसे 5 लाख का मांग किया है जी। हमें काम करना पड़ेगा आगे आके, हमें कोई इनकार नहीं है, सिर्फ पीपी किट की हमारी डिमांड है। मुझे सबसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा एफर्ट रहे कि जिस तरह से अब हम एफर्ट करके पीपी की अवेलेबिलिटी देश में बढ़ा रहे हैं, उस अवेलेबिलिटी के द्वारा हम जिस स्टेट में जहां जितने केसेज आ रहे हैं उसको प्रोपोर्शनेटली वहां पर पहुंचा रहे हैं। इस स्थिति का फायदा पीपीई किट के कारोबारी उठा रहे हैं। घटिया पीपीई किट बनाकर हम पहुंचे मेरठ और मुलाकात की कारोबारी मनोज गर्ग से। मनोज गर्ग के लिए पीपीई किट वैसे ही था जैसे झंझारपुर के आदमी के लिए कैमन आइलैंड। सुनिए। बैट के कवर हो गए, रैकेट के कवर हो गए, बैडमिंटन रैकेट, उसके बैडमिंटन के जाल जो बनते हैं नेट के, अच्छा। वो हो गए। ये बनाते थे जी जी, अब ये बनाने लग गए। हाँ, वो ऑर्डर आया, बना रहे हैं, काम नहीं है तो स्पोर्ट्स का तो टाइम। मतलब पीपीई किट न हुई, पहलवानी की लंगोट हो गई। थान से काटा कपड़ा और सड़क पर बैठ के दर्जी ने सिल दी। ये जगह देख ही रहे हैं आप। मतलब पीपीई किट के साथ इन्फेक्शन फ्री मिलेगा, लेकिन देश को जरूरत है तो जितनी मर्जी नोट छाप लो। डिमांड भी तो इसकी है ना? ठीक। हाँ, डिमांड भी मार्केट से, लोकल से बहुत आ रही है। अच्छा, यहाँ मेरठ से? हाँ, लोकल हॉस्पिटलों से डिमांड आ रही है। यहाँ हॉस्पिटल में दे रहे हैं आप डायरेक्ट सप्लाई? हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ, एजेंट लगे हुए हैं। जैसे आप आ गए, किसी ने कह दिया भैया किट चाहिए बनवा दो, बना के दे दें। सोचिए कि बैडमिंटन के कवर से पीपीई किट बनाई जा रही है, खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। आदमी नंग धड़ंग बैठा बनाए जा रहा है, वहीं खाना, वहीं पीना, पसीना बहे जा रहा है। लेकिन आगे तो सुनिए। सूट के कवर बनते हैं ना? आप बनाते हैं सूट कवर? हाँ, सूट के कवर बनते हैं। और क्या कवर जो बनते हैं? अच्छा, हाँ, वो आप बनाते हैं? जी जी। तो बैडमिंटन के रैकेट का कवर बनवा लो, या सूट का कवर बनवा लो, या रेनकोट बनवा लो, या पीपीई बनवा लो, माल वही रहेगा, मुंह हाथ जो लगवा लो।
इसका सर्टिफिकेट आपके पास है या हमको जुगाड़ करना पड़ेगा? वो तो आपको करना पड़ेगा। हैं? यहाँ तो लोकल में देखो जरूरत पड़नी रही इसकी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? कुछ नहीं। अच्छा, तो हमको करना पड़ेगा। वो आपको करना पड़ेगा। हम पहुंचे दिल्ली के सीलमपुर। लगा हुजूर पीपीई के एक्सपर्ट होंगे, दुनिया जहान का रिसर्च किया होगा, कोरोना की गंभीरता को समझते होंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। पहले क्या सिलते थे? ये सिलते थे? नहीं, पहले ये सिलते कहाँ थे, ये तो अब करा है शुरू। हंसिए मत, सोचिए कि इस देश के लाखों डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के जिंदगी को कैसे दमड़ी कूटने का मौका समझते हैं ये धंधेबाज। इस फैक्ट्री की हालत आपके सामने। इसमें क्या है कि मजबूती भी है और सेफ्टी भी है। पहले क्या सिलते थे? पहले ये गाउन ड्रेस के कवर, कोट के कवर, ये सब सिलता था। कपड़ा कौन सा इस्तेमाल है? नॉन ओवन। नॉन ओवन, जिसे सूट का कवर वगैरह सिलता था, वही कपड़ा है, उसी में ही बन रहा है। मतलब धंधेबाजों ने मान लिया है कि पीपीई किट मतलब पैजामे कुर्ते की तरह कोई चीज जिसे बैडमिंटन कवर से बना दो, सूट कवर से बना दो या सूटकेस कवर से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरठ में बनवा लो, सीलमपुर में बनवा लो या सदर बाजार में बनवा लो। कोट कवर बहुत आने बनते हैं, इसका थैला इसका बनता है। अच्छा, ये पहले थैला बनाते थे इससे? तो ये मतलब पहले आप लोग क्या बताते, साड़ी कवर, कोट कवर वगैरह बनाते थे क्या? ये मेरा ट्रेडिंग का काम है। अच्छा, मेरी चौक पे शॉप है। हाँ। यहाँ खड़े थे ना, यहाँ मंदिर के नीचे मेरी शॉप है। हाँ। ये गोडाउन है। अच्छा, ज्यादा मेरा ट्रेडिंग का काम है। हम दंग थे पीपीई किट के प्रोडक्शन का सच देखकर। पीपीई किट मतलब एक ऐसी किट जिसमें कोई सिलाई ना हो, कहीं भी कोई जोड़ ना हो, कहीं कोई फांक ना बचे। लेकिन यहाँ तो पीपीई किट सिलने के लिए दर्जी बैठा रखे हैं कारोबारियों ने। कोट कवर वगैरह जो सिलते थे वही फैक्ट्री लोग सिल रहा होगा ना? ऐसा है। सिलाई मशीन की वो भी सिल रहे हैं और भी सिल रहे हैं, 32 जगह सिल रहे हैं। अच्छा, अद्भुत, न सील, न ठप्पा, न कोई लाइसेंस, न कोई क्वालिटी चेक, न कोई देखने वाला। कोरोना से लड़ने वालों को मौत के कुएं में धकेलकर धंधेबाज दोनों हाथ से नोट छापे जा रहे हैं। आप पहले क्या सिलते थे? बैग? नहीं, हमारा ये काम ही नहीं था। हम तो इसको माल तैयार करवा रहे हैं, ये मतलब डिमांड के ऊपर माल बनवा रहे हैं। हमारा ये काम नहीं था। अच्छा, इससे पहले की डिमांड हो रही है ना, तो इस वजह से ये फैक्ट्रियों में माल सिलवा रहे हैं। कौन सा फैक्ट्री? सिलाई मशीन की फैक्ट्री होगी। अच्छा, मतलब जिंदगी बचाने वाले इतने संवेदनशील साजो सामान को देखने वाला कोई नहीं। जो चाहे बना डालो, जो चाहे बेच डालो, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो पहले क्या उसमें बैग सिलता था, क्या सिलता था? हाँ, बैग वगैरह, जिसका जो अपने अपने काम थे, क्योंकि इसके लिए अपने कोई पर्सनल फैक्ट्री नहीं डाली है। लोग जैसे कि लेबर जॉब पे ऊपर उनका माल देके अपना माल तैयार करवा के उनसे ले रहे हैं। रोज लाखों नहीं करोड़ों का कारोबार हो रहा है पीपीई किट का। ज्यादातर नकदी में, न टैक्स, न जिम्मेदारी और मुनाफा ऐसा कि पूछिए मत। इन कारोबारियों के लिए तो लक्ष्मी का दूसरा रूप लेकर आया है कोरोना। दुनिया डूब रही है और इनकी दिवाली चालू है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। देश में कोरोना के आंकड़ों का ताजा अपडेट आपको बता दें। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना केस का कुल आंकड़ा 18,601 तक है और इनमें एक्टिव केसेस की तादाद 14,759 है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 590 लोगों की जान जा चुकी है। 3,252 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।